Very good morning, children. This is our second video for chapter 1 from macroeconomics, and one of the most important chapter in macroeconomics, that is national income. And in this particular second part, our second video, we are going to understand, and we are trying to understand the two terms, domestic income and national income. So far we have studied these terms and we are well aware of these terms now. हमने थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली है. अभी हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में से. इस चैप्टर का नाम ही नेशनल इनकम है, तो हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम पता होनी चाहिए. तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन में. डोमेस्टिक इनकम इज द टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, यानी फैक्टर इनकम अभी आपने लास्ट वीडियो में सीखा था. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में जो फर्म्स जो पेमेंट करती हैं और जो हाउस होल्ड की इनकम होती है, उस सब का सम कर दो. सभी हाउस होल्ड का जो फैक्टर्स हैं उनका इनकम का सम कर दें तो क्या कहलाएगी वो? डोमेस्टिक इनकम. लेकिन साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है और उसको रेड में हाईलाइट भी किया गया है, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी को मेरे को एक्स्ट्रा हाईलाइट करना पड़ा, एंड यू हैव टू अंडरलाइन इट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर दिस डेफिनेशन. बिना इस कीवर्ड के डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है. जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. तो फिर ये क्या है वो हम देखेंगे. हाँ, ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी तो नहीं है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं. दोबारा से देखेंगे क्या लिखा है. डोमेस्टिक इनकम इज द टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, दैट इज सभी फैक्टर्स को जो पेमेंट की गई, जो उनकी इनकम हुई, एंड दैट इज इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. And in the important term, this income is generated within the domestic territory of a country during a period of 1 year. तो एक साल के लिए, इसलिए मैंने आपको बोला था एक फ्लो वेरिएबल है, एक साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है और हर साल इसको कैलकुलेट किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम बोलते हैं. नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द टोटल, अभी बिल्कुल सेम है, वो भी टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है, ये भी टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? देखो किसको दिख रहा है. वहाँ डोमेस्टिक इनकम में इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आ रहा था वो था डोमेस्टिक टेरिटरी, और जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ रहा है वो है रेजिडेंट्स. दोबारा से देखो अब क्या, और ये याद कर लेना, डोमेस्टिक टर्म जहाँ आ जाए वहाँ ध्यान रखना डोमेस्टिक टेरिटरी. नेशनल इनकम जहाँ आ जाए वहाँ क्या ध्यान रखना है? रेजिडेंट्स. तो इसको याद रखने की कोशिश करो. दोनों में डिफरेंस मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बता दूंगा, क्या डोमेस्टिक टेरिटरी और क्या रेजिडेंट है. बाकी दोनों में कॉमन है बिल्कुल. और इसी वजह से रेजिडेंट वाले की आने की वजह से क्या हो रहा है, देखो नेशनल इनकम जो है वो क्या हो रही है, इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA. इसका मीनिंग क्या है फुल? अब हम आगे आगे जैसे जैसे हम एक्सपर्ट होते जाएंगे तो हम NFIA बोलेंगे, लेकिन अभी तो हम पहली बार सुन रहे हैं तो क्या बोलेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम हुई थी उसमें ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करो तो नेशनल इनकम तक पहुंच जाओगे. इसका मतलब ये रेजिडेंट्स वाले कंसेप्ट में कुछ अब्रॉड वाला कंसेप्ट कुछ जुड़ रहा है आके, थोड़ा सा अभी तो ऐसा लग रहा है. और NFIA को अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सीखें तो उसका फॉर्मूला देखो लास्ट में क्या दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. यानी कि ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कुछ कहानी है. जो फैक्टर्स की इनकम, फैक्टर तो समझ में आ गया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में जो पेमेंट हो रही है या जो इनकम हो रही है फैक्टर्स को फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से हमारे पास आ रहा है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो फैक्टर्स जो पेमेंट हमें करनी पड़ रही है, जो बाहर जा रहा है. कुछ ऐसा कंसेप्ट है, इसको डिटेल में हम देखेंगे. एक बार के लिए दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं. डोमेस्टिक इनकम में इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी. वेरी गुड. एंड नेशनल इनकम में क्या है? रेजिडेंट्स. वेरी गुड, जिन्होंने सही आंसर दिया है. अभी टर्म आ गई अब यहां से डोमेस्टिक या इकोनॉमिक, एक ही और करके बोलेंगे इसको, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी आप बोलें या इकोनॉमिक टेरिटरी आप बोलें, वन एंड द सेम थिंग. तो फिर है क्या ये? देखो क्या लिखा है. इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय ए गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. ये एक ऐसी डोमेस्टिक टेरिटरी है, एक ऐसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेट का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन होता है. जैसे हम सेंटर बोले, जो हमारी जो सरकार है, जो उसका पूरा फ्रीडम होती है. किसकी? फ्रीली. क्या फ्रीडम होती है? पर्सन्स कैन फ्रीली मूव
सर्कुलेट गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। तो छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश की जा रही है। देखो क्या लिखा है, यूएस एम्बेसी इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएसए। क्या समझना है, अगर वो इंडिया में है तो क्या भूल गया, ये तो इकोनॉमिक टेरिटरी है यूएसए की। तो यहाँ से मैंने बोला ना, कई बार कॉमन सेंस इकोनॉमिक्स हमारी फेल करा देती है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको तो क्या समझ में आने वाला, यूएस एम्बेसी इन इंडिया, तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी किसकी है, इंडिया की है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये भारत की जो आप जिस सेंस में ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हो उस सेंस में, क्योंकि ये ज्योग्राफी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये कौन सी टेरिटरी है, ये इकोनॉमिक टेरिटरी है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, जहां पर सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो यूएस की एम्बेसी में भारत सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होती है, फ्रीडम नहीं है। वी आर नॉट फ्री एट ऑल टू इंटरफेयर इन यूएस एम्बेसी, तो दैट एम्बेसी इज इन इंडिया। व्हाट माय पॉइंट, वो दिल्ली में है यूएस एम्बेसी, उनकी परमिशन के बिना वहां पर कोई नहीं जा सकता है। दैट मीन्स हमारी फ्रीडम नहीं है, वी कैनॉट सर्कुलेट फ्रीली द पर्सन्स, गुड्स एंड द कैपिटल देयर। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक टेरिटरी। तो फिर किसकी है वो यूएसए की इकोनॉमिक टेरिटरी है। सिमिलरली इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो जब अमेरिका में हमारी एम्बेसी है तो सेम कंसेप्ट वहां लगता है, हमारी एम्बेसी में वो अमेरिकन कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो एम्बेसी का ऑफिस तो यूएसए में है, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी वो किसकी है, इंडिया की है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया। और तीसरा क्या है, इंडियन एम्बेसी इन जापान। ये तो समझ में आ गया, चाहे इंडियन एम्बेसी इन यूएसए बोलो, चाहे इंडियन एम्बेसी इन जापान बोलो, इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान बोलो, इंडियन एम्बेसी इन चाइना बोलो, वो सब किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी में आते हैं, इंडिया की। दूसरा पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आया अभी, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया, ये क्या है, इसको अभी यहीं पर हम थोड़ा सा छोड़ेंगे। फैक्टर इनकम से रिलेटेड है, क्योंकि फैक्टर में 3 आते हैं ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया, है तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की, चाहे फॉरेन बैंक है, दे हैव टू फॉलो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करेंगे ना, तो क्या है, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया जो है वो दैट इज पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज जो फॉरेन बैंक है, चाहे वो इंडियन जो इकोनॉमी में अगर ऑपरेट कर रहा है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, किसका है, भारत सरकार का है। उस पर कानून है, जो लॉ है वो किस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके लगते हैं, भारत सरकार के लगते हैं। तो इसलिए जो प्रॉफिट जो अर्न्ड है उसको किस में इंक्लूड कर देंगे, इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम है ये। लेकिन रीजन में क्या लिखेंगे, इट इज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसे बोलेंगे। वाई इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, ऐसे बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आता है, अभी एक्सरसाइज में भी देखेंगे हम कि वेयर विल यू क्लासीफाई, वेदर इट इज क्लासीफाई या वाई यू विल क्लासीफाई इनटू द डोमेस्टिक इनकम, वेदर यू कैन इंक्लूड इट। इसको और क्लियरली बोले तो ऐसे बोलेंगे कि यू विल इंक्लूड इन डोमेस्टिक इनकम और यू विल एक्सक्लूड, आप उसको इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे डोमेस्टिक इनकम में। इसको प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया, तो हम क्या बोलेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज इट इज दैट फॉरेन बैंक इज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। और डोमेस्टिक इनकम अब तो समझ में आ गया। डोमेस्टिक इनकम क्या है, पहले भी पढ़ा था हमने, दोबारा आ गया, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। डोमेस्टिक इनकम क्या है, फैक्टर्स की इनकम। जैसे मैंने बोला अभी मुझे जितने सुन रहे हैं वो हाउस होल्ड है, आप सबका सम कर दो, और इंडिया में जितने हाउस होल्ड है उनका सम कर दो। तो जब सम कर दें, लेकिन कैसे, किसी को रेंट से इनकम हुई थी, किसी को इंटरेस्ट से हुई थी, किसी को वेजेस से हुई थी, किसी को प्रॉफिट से हुई थी, सबको ऐड कर दो, क्या निकलेगा, डोमेस्टिक इनकम। लेकिन कंडीशन क्या है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। और तीसरी क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कीवर्ड व्हेन वी कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। Similarly, when we calculate national income, resident is the important concept. तो resident है क्या, whether a person or an institution is one whose center of economic interest lies in the economic territory of the country in which he lives.
इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी लिख रखा है, देखो क्या लिख रखा है, द रेजिडेंट, लास्ट में देखो, लास्ट में सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या होता है, दो बातें होती हैं उसका मतलब, टू थिंग्स। फर्स्ट, द रेजिडेंट लिव्स विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, एक तो वो उस इकोनॉमिक टेरिटरी में रह रहा है, दूसरा क्या है कि द रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ दैट अर्निंग एंड स्पेंडिंग फ्रॉम दैट लोकेशन। तो फिर समझ में क्या आया, नोट में देखो क्या लिखा है, रेजिडेंट इज ए इकोनॉमिक कंसेप्ट। पहली बात तो ये है, ये जो कंसेप्ट है ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है। जो सिटीजन वाला कंसेप्ट है वो समझ में आता है, वो इकोनॉमिक नहीं है, वो तो जनरल लॉ है, वो तो कि आप कब एक नागरिक है किसी देश के। क्या लिखा है, ए पर्सन कैन बी ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री, वो नागरिक हो सकता है एक देश का जैसे कि इंडिया का, एंड एट द सेम टाइम रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, और लेकिन वो रेजिडेंट हो सकता है यूएसए का, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, ए पर्सन कैन बी ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री, हो सकता है वो सिटीजन तो इंडिया का, तो इंडियन कहलाया वो, एंड एट द सेम टाइम लेकिन वो रहता भी यूएसए में है और उसका बिजनेस भी वहां पर है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहां है, तो वो रेजिडेंट तो किसका है, यूएसए का, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। रेजिडेंट नहीं है वो हमारा, इंडियन है, सिटीजन है, पर रेजिडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, उसकी अर्निंग कहाँ है, उसकी स्पेंडिंग कहाँ है, यूएसए में। ये तो एक बात हुई, एक पर्सन सिटीजन एक देश का है लेकिन रेजिडेंट दूसरे देश का है, लेकिन एक बात ये भी हो सकती है वो सिटीजन भी है और रेजिडेंट भी है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट आपके सिटीजन भी हैं और रेजिडेंट भी हैं, क्यों हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग और स्पेंडिंग इसी लोकेशन से है। तो अ पर्सन कैन बी ए सिटीजन एज वेल एज द रेजिडेंट। तो आपके कुछ रिलेटिव होंगे जो दे आर रिजाइडिंग अब्रॉड, तो इफ एंड दे आर नॉट हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, सिटीजनशिप तो इंडिया की है बट दे आर रिजाइडिंग फॉर ईयर्स इन दैट पर्टिकुलर, लेट्स से इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो काम कर रहे हैं, लेट्स से इन अमेरिका, लेट्स से इन कनाडा, लेकिन सिटीजनशिप अगर इंडिया की है और वो सालों से अगर वहां रह रहे हैं, उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करा है, एंड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अर्निंग है, वहीं स्पेंडिंग है, तो रेजिडेंट है वो। इस कंसेप्ट को नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाता है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन में कंसिडर किया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल कुछ बताए हैं, आइटम्स इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखो क्या लिखा है, सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट है वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इंडियन रेजिडेंट है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्यों, इंडिया में ही तो है, लेकिन फ्रॉम अब्रॉड क्यों बोला, क्योंकि रशियन एम्बेसी एक डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी थी, रशिया की। सैलरीज पेड टू रशियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है इन रशिया, सैलरी पेड टू रशियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है, ये इंडिया की है, तो लेकिन पेमेंट तो किसको हो रही है, रशियन को हो रही है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि रेजिडेंट तो वो किसका है, रशिया का है ना। इसको ये अभी नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार पढ़ना, ये बहुत डिटेल में आने वाला है, तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है आपको कि इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आया एकदम से और आता भी नहीं है तो इतना इसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक दो बार रिवाइज करना। इसको तो बहुत डिटेल में आएगा, वो तो मैं पूरा एक वीडियो ही हमारे पास इसका करेंगे और मैं बता भी दूंगा बुक में भी कहाँ से रेफर करना है, ये बहुत सारे हैं जो हम पढ़ेंगे बुक के अंदर। तो फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज मोर देन सफिशिएंट, एंड इफ यू आर गेटिंग इट दैट इज वेल एंड गुड, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट यू डोंट हैव टू वरी। ये हम इसको, क्योंकि ये बार बार हमारा आएगा तो ये काफी डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे एक बार के लिए, तो ये थोड़ा सा आइडिया अब आपको हो गया कि फैक्टर इनकम किस तरह से फ्रॉम अब्रॉड, थोड़ा टर्म से तो आप एटलीस्ट यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ, तो थोड़ा अवेयरनेस भी आ रही है, तो दैट इज वेल एंड गुड, बट रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आना आसान हो जाएगा। दोबारा से देखो नोट में क्या लिखा है, डोमेस्टिक इनकम समझ में आ गया। डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या होती है टर्म, इकोनॉमिक टेरिटरी, उसमें एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करोगे तो क्या बन जाएगी वो, नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये
आपको NFI का और आगे आएगा तब देखेंगे एक बार डिटेल में। डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखो दोबारा आ गया, डोमेस्टिक इनकम थी तो वैसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वहां पे फैक्टर इनकम थी, यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सेम कंसेप्ट है। देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी वो इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, वो तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ही। देखो क्या लिखा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑपरेटेड बोथ बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत देखेंगे क्या लिखा है, ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो कौन सी प्रोडक्शन यूनिट्स कर रही हैं, जो इकोनॉमिक टेरिटरी में है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भारत सरकार का है। अब चाहे वो रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हो या नॉन रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हो, उसको आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ही इंक्लूड करेंगे। रेजिडेंट कौन होंगे, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है इंडिया में, तो आप इंक्लूड कर देंगे। नॉन रेजिडेंट कौन है, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो चाहे है चाहे नहीं है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्यों कर लिया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक टेरिटरी में है। लेकिन नेशनल इनकम के लिए इनको फिर हम NFIA का यूज करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करके, टू अब्रॉड करके उसको लेस कर दिया जाता है। तो इसलिए NFIA का फॉर्मूला क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का ये रहा, फैक्टर इनकम फ्रॉम, लास्ट सेंटेंस देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उसके बाद GDP की छोटी सी डेफिनेशन है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो GDP जो है एक्चुअली डोमेस्टिक टेरिटरी, फिर से आ गई है टर्म, इकोनॉमिक टेरिटरी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। नेशनल प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमिक टेरिटरी इज नेशनल प्रोडक्ट। जो रेजिडेंट्स का जो होता है वही इंक्लूड किया जाता है प्रोडक्शन एक्टिविटी का। द कंसेप्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंट्स एंड इंक्लूड देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो रेजिडेंट्स का जो है उसको इंक्लूड करा जाता है, नॉन रेजिडेंट्स वाले को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए वो जो कंसेप्ट आगे जाके आएगा, ये देखो अब डिटेल में सब समझ में आ जाएगा। नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जो नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस या डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हो, प्लस क्या, अब देखो यहाँ से वो फैक्ट जो NFIA एक टर्म नई सी जो परेशान कर रही थी बहुत देर से, यहाँ से क्लियर होगी। हमने क्या बोला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे, रेजिडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। जो रेजिडेंट तो इंडिया के हैं, लेट्स से हम इंडिया के एग्जांपल नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेजिडेंट तो इंडिया के हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, लेकिन उन्होंने आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी में कंट्रीब्यूट किया था, तो उसको तो ऐड करो। लेस क्या करो, नॉन रेजिडेंट्स जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इनसाइड द, उन्होंने इकोनॉमिक टेरिटरी में थे हमारे इंडिया की, मतलब गवर्नमेंट भारत सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिसको हम बोल रहे हैं कि सर्कुलेशन ऑफ दैट मनी एंड कैपिटल फ्रीली, जिसको हमने बोला था, तो मतलब भारत सरकार का नियंत्रण है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो क्या समझ में आया, ये रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, जिन्होंने प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया था लेकिन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी था, तो उसको तो इंक्लूड करो, इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। माइनस क्या करो, नॉन रेजिडेंट्स का कंट्रीब्यूशन, जो जिन्होंने हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में थे और कंट्रीब्यूट किया लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो दूसरे इकोनॉमी में है, उनको नॉन रेजिडेंट्स कहलाते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जैसे कि इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे एक जापानीज फर्म है, उसका जापानीज फर्म का कभी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन का, वो जो उसका प्रॉफिट है आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो, वो तो वहाँ जापान में भेजेगा, अपनी कंपनी है जो उनकी मेन, यहाँ पे तो उन्होंने ब्रांच एक लगा रखी है, तो उसको आप माइनस करो, इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दो दैट जापानीज फर्म, जो सुजुकी का जो प्लांट है, जो प्रोडक्शन है, वो यहाँ इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में था तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो इंक्लूड करा, लेकिन नेशनल प्रोडक्ट में नहीं करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली टाटा जैसे इंग्लैंड में जाके काम कर रहे हैं, उन्होंने स्टील प्लांट खरीदा है अगर,
तो टाटा का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में है। तो दो वो जो इकोनॉमिक टेरिटरी जो थी वो इंग्लैंड की थी, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपने इंक्लूड नहीं करा, लेकिन नेशनल प्रोडक्ट में आप करोगे। जो टाटा का प्रॉफिट है वो सारा इधर ही तो आएगा। जो टाटा सन्स है उनकी मेजर जो सब्सिडरी है, जो मेजर फॉर्म है वो तो टाटा सन्स है। वो बाकी तो आप स्टील कर लो चाहे आप कुछ और उनकी एक्टिविटीज जो जिसको हम बोलते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बोलते हैं जो, और दूसरी फॉर्म्स हैं जो, वो तो चाहे वो इंग्लैंड में है, लेकिन टाटा का इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, इंडिया में है। तो क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोबारा समझाने की जरूरत है क्या? एक बार नहीं समझ में आया तो मैंने जो सुजुकी का एग्जांपल बोला, मारुति सुजुकी में सुजुकी का जो है, और जो मैंने आपसे या मारुति सुजुकी छोड़ो, ये तो चलो जॉइंट वेंचर है, ऐसे सोचना टोयोटा है, वो तो बिल्कुल ही जापानीज है, उसका किसी के साथ वेंचर नहीं, अकेला है वो। तो टोयोटा का आप सोच के देखना, और साथ में क्या लेना आप, टाटा। ठीक है, टाटा के लिए तो मैंने क्या बोला है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और टोयोटा के लिए क्या बोला है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और कंसेप्ट क्या है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो इसको रिलेट करना 2-3 बार सोचोगे समझोगे तो ध्यान रहेगा। और यह और करके क्यों बोला है, क्योंकि वो सेम ही तो टर्म चल रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और उसी को आगे जाके क्या बोल दिया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। तो ये एक ही बात को कई तरह से बोलने का तरीका है, और लास्ट में तो बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया। देखो कितना आप डिटेल में समझते हुए आए, और लास्ट सेंटेंस देखो आप, एक ही फॉर्मूले को हम कई तरह से बताएं, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स। तो इन अदर वर्ड्स होते होते वो क्या बन गया लास्ट में, देखो, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। तो जैसे जैसे हम एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आप ये लास्ट वाली टर्म को यूज करना शुरू कर दोगे। एज ए बिगिनर, एज ए इंट्रोडक्टरी सेशन तो हमें बहुत दिक्कत आती है पहले समझने में, फिर और करके दूसरा, फिर तीसरा। तो इस स्लाइड पे हम काफी देर रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम यूज टू हो जाएंगे टर्म्स का, तो आप देखना आप 2-4 दिन के अंदर आप लास्ट टर्म यूज करने लग जाओगे आप। ये छोटी सी अब एक्सरसाइज है, अब आपको जो करनी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। थर्ड, व्हाट इज मेंट बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Fourth, giving reason, state whether the following are included in domestic income. First, profit earned by branch of SBI in England. Second, profit earned by the branches of foreign bank in India. Question number 5, giving reason, state whether the following are included in national income. Salaries paid to Russians working in Indian embassy in Russia. Second, salaries received by an Indian resident working in Russian embassy in India. इतना कंफ्यूजन लग रहा है ना, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसमें ये टेरिटरी वाले कंसेप्ट से पढ़ना है, रेजिडेंट वाले कंसेप्ट से पढ़ना है। और इस साल जो इस पर्टिकुलर वीडियो में से जो सवाल आया है, जो इस पर्टिकुलर सेशन में से जो आया है, बोर्ड क्वेश्चंस 2020, जो इस साल के बैच ने आपके सीनियर्स ने जो दिया था, 2 नंबर का सवाल सिंपल सा, डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भी हम गलत करके आएंगे हमारे में से आधे, तो इसको तो याद कर लेना कम से कम, ऐसे छोटे छोटे सवाल भी आते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू से पहले क्या है, ये बताना पड़ता है क्या बार बार? So I think now you all are smart enough and responsible enough, I'll say. You'll now take your own responsibility and there is no need to instruct you every now and then. So God bless you. And these are the 3 instructions which we receive in every video. जिसकी जरूरत वैसे नहीं पड़नी चाहिए, धीरे धीरे मेरे को ये स्लाइड हटा देनी चाहिए, लेकिन स्टिल अराउंड 20 ऑफ अस आर बिहेविंग लाइक दैट। 20-25 के करीब तो नाउ वी आर ऑन ट्रैक, बट हमारी क्लास में 40 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 15 और तो दे नीड दिस इंस्ट्रक्शन एवरी टाइम एंड दे स्टिल दे आर नॉट फॉलोइंग इट। सो वी आर गिविंग यू अगेन some time so that you can improve, otherwise we have to take a necessary action from the school management if you will not improve. I'm again giving you some time so that you can share your doubts in case you are having. Thank you.